हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज के वीडियो में एससी वर्मा के वेक्टर चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव 2 करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव 2 ये मल्टीपल करेक्ट होते हैं, मतलब उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक सिचुएशन दी गई है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो सेट्स दिए हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और हमें पूछा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर एक एक्सिस है तो उसका एक्सिस सिस्टम के जो सेट्स है उसका एक एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। तो ओरिएंटेशन मीन्स उसका जो रोटेशन होगा उस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स, उस पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंडेंट है, वो हमें फाइंड करने हैं ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अब देखो इसके ये पहला सेट लिया है मैंने, तो उसके बाद एक और सेट लिया है, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा रोटेट किया गया है। उसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा और ये वाई एक्सिस रहेगा। उसी तरह से एक तीसरा सेट है, उसका एक्स एक्सिस ये और ये है उसका वाई एक्सिस। ओके, तो एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है, तो इसको इस सेट पे रखा। अब इस सेट पे रखने के बाद अब उसको क्या चेंज होगा वो देखते हैं अपन। अगर उसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट के सेट पे ले लेते, तो अभी उसको अगर मैंने इस सेट पे रखा, तो इस सेट पे रखने के बाद देखो उसका जो पहले एक्स कंपोनेंट था वो, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, और अगर उसी को इस पे ले गया, अनदर सेट पे ले गया, तब देखो क्या चेंज होता है। तब उसका जो y कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली इंक्रीज हो रहा है, और जो x कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली जीरो हो रहा है, वैनिश हो रहा है कम्प्लीटली। तो पहले सेट में क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट्स बराबर थे, राइट, x कंपोनेंट और जो y कंपोनेंट था वो सेम था। सेकंड सेट पे क्या हुआ कि उसका जो x कंपोनेंट है वो फुल हो गया, मतलब 1 हो गया बोल सकते हैं, और y कंपोनेंट कम्प्लीटली जीरो हो गया, क्योंकि उसकी जो ओरिएंटेशन इस ओरिएंटेशन थी उसमें वो कम्प्लीटली x के अलोंग था। तो इसीलिए उसका जो x कंपोनेंट था वो फुल बढ़ गया, मतलब कंप्लीट 1 हो गया, यूनिटी हो गया। और थर्ड केस में देखा तो उसका y कंपोनेंट यूनिटी हो गया, मतलब 1 हो गया, और जो x कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली जीरो हो गया। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमने जब ट्राई किया तब हमें एक चीज पता चली कि उसके जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब वो उसके ओरिएंटेशन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन था वैल्यू ऑफ द स्केलर, तो वैल्यू ऑफ स्केलर तो डायरेक्शनलेस होती है, उसकी डायरेक्शन की कुछ फर्क नहीं पड़ती, तो उसकी रोटेशन कुछ भी रहने दो, उस मैटर नहीं करेंगे। वेक्टर में कुछ चेंज आया कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में, तो देखो वेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो हमने ओरिएंटेशन में उसकी डायरेक्शन तो वैसे ही रखी थी, तो उस वजह से डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में भी उसकी सेम मैग्नीट्यूड था और सेम डायरेक्शन थी, मतलब उसका जो वेक्टर था वो डिपेंडेंट नहीं था। उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि उस वेक्टर जो था इसकी जो इतनी लेंथ है, तो ये लेंथ कुछ चेंज हुई क्या, तो वो भी चेंज नहीं। मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के जो रोटेशन है, तो उससे खाली उसका जो कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स, वो चेंज होने वाले हैं, बाकी उसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, वो वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, और उसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। तो ये मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन उसमें खाली ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सी है वो रिजल्टेंट है ए और बी का, ठीक है, तो हमें उससे फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड के कुछ कंडीशंस दिए गए। तो देखो बेसिकली हमें एक चीज तो पता है कि अगर रिजल्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं
अगर ए और बी का रिजल्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब डिफरेंट कंडीशंस में हमें ग्रेटर है या इक्वल है वो फाइंड करना है। तो एक चीज हमें इस फॉर्मूले से ही बेसिकली पता चलती है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है वो है थीटा, क्योंकि थीटा मीन्स क्या, एंगल बिटवीन देम। अगर ए और बी वेक्टर है तो उन दोनों में जो एंगल होगा थीटा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बेसिकली डिसाइड करेगा। अब एक चीज देखो कि cos थीटा मतलब क्या, कि cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा होता है 0, और cos थीटा की वैल्यू 0 होती है जब थीटा होता है 90 डिग्री। करेक्ट। तो एक चीज देखो, आप देखते हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से चेंज होगा या नहीं। अब पहली ऑप्शन दिया है कि ए का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन बी, सॉरी सी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अब जो सी का मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड से ऑलवेज ग्रेटर होगा ऐसा बोला गया, लेकिन ये सच में जरूरी है क्या, वो देखो। क्योंकि अगर cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो वो -1 होता है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों में एंगल है 180 डिग्री। यहाँ तक सब ठीक है, करेक्ट। ए इस डायरेक्शन में और बी कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब एक चीज देखो, एक कंडीशन को इसको क्रॉस करके देखते हैं कि अगर उसकी वैल्यू इधर 10 है और बी की वैल्यू 9 है तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आने वाली है। अगर हम इस फॉर्मूले में डालते और आप सॉल्व करके देखो तो उसकी वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन में 1, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्टरी केस मिल रही है कि जिसमें ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी केस यहाँ पे प्रूव की है। ओके, जब उसका एंगल 180 डिग्री होता है तब तो ऑलवेज ग्रेटर तो नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन दी गई, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज लेस देन बी। तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड हो सकता है, हमने यही केस देखी थी। तो इस केस से तो ये पॉसिबल है क्योंकि ए का मतलब जो सी का मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो आ रहा था 1 और ए का मैग्नीट्यूड था 10 और बी का मैग्नीट्यूड था 9। मतलब हमें कॉन्ट्रडिक्टरी केस से ही भी प्रूव होता है, मतलब इट इज पॉसिबल, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अब दी गया है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस सी, सॉरी बी ए प्लस सी। मतलब कैसा कि देखो उन्होंने बोला गया है कि जो ए प्लस बी, अब देखो इस केस में जब उसमें एंगल 90 डिग्री होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब ये केस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इस केस में हो सकता है। लेकिन थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो इसलिए ये ऑलवेज नहीं हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पे ये केस पॉसिबल हो सकती है। आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम एग्जांपल्स देखेंगे तब उसका कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो ऑलवेज तो नहीं हो सकती और नेवर
तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री पे जो C का मैग्नीट्यूड है वो A प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है जब उनमें एंगल 90 डिग्री होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब ये केस पॉसिबल है, लेकिन ऑलवेज एंगल 90 डिग्री हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो ऑलवेज तो हो सकता नहीं और नेवर भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट था, इवन दो इट इज मल्टीपल करेक्ट, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इज देयर। ओके, अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में दिया गया है कि ए और बी ये नॉन जीरो वेक्टर्स है और उनमें 120 एंगल दिया गया और दिया गया कि सी उनका रिजल्टेंट है। तो हमें फाइंड करना है कि रिजल्टेंट के कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। अब दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब ये देखो ए माइनस बी कब आएगा, अगर ए है ए वेक्टर, ओके, और ये है बी वेक्टर और ये उनमें एंगल आता है 180 डिग्री, तब वो इक्वल होगा ए माइनस बी से। क्यों? क्योंकि अगर वो आप 180 की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालते हो थीटा, तो हमें उसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो 180 डिग्री सॉरी 120 डिग्री को वो मस्ट बी इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि वो 180 डिग्री को होगा, तो ये तो रॉन्ग आंसर। लेस देन ए माइनस बी, तो लेस तो कौन सी भी वैल्यू में हो सकता नहीं, क्योंकि जो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू है 180 डिग्री पे आती है और वो मिनिमम वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो उससे तो मिनिमम वैल्यू कोई भी नहीं है और वो कभी भी नहीं आएगी, राइट। उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है जब उसका एंगल होता है, उनमें का एंगल होता है 0 डिग्री, उससे थोड़ी कम आती है 90 डिग्री और सबसे कम आती है 180 डिग्री पे। क्योंकि जब हम वेक्टर का इम्पैक्ट देखते हैं, मैं हमेशा जब वेक्टर के इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता हूँ तब उसको एक्चुअल रियलिटी में फेस करता हूँ, उसको इमेजिन करता हूँ। अगर हमने फोर्स वेक्टर लिया तो देखो फोर्स वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कब सबसे कम आएगा, जब उनमें का एंगल 180 डिग्री होगा। अगर दो फोर्सेस कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, अगर समझो ये होगा एफ ए और ये होता है एफ बी, तो उनका रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा, जब वो कंप्लीटली अपोजिट हो गए, उनमें का एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये तो पता है कि ये सबसे कम होगा। तो हमें और थर्ड ऑप्शन दिया गया है इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली ये ए माइनस बी से तो ग्रेटर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर तो रिजल्टेंट की वैल्यू बी पे जब 180 डिग्री है तब मिनिमम मिल रही है, तो ये 120 डिग्री यहाँ पे कहीं तो भी होगा। तो बेसिकली आप देखो कि v वेक्टर जब a के एकदम अलोंग है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। देखो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, अब एक चीज देखो कि ये जो वेक्टर है, ये जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तब उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे उनमें का एंगल बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तब उसकी वैल्यू धीरे 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 मिनिमम होती जाती है। और सबसे मिनिमम कब होती है, जब 180 डिग्री होती है, राइट। ओके, तो 120 डिग्री तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी।
सी मे बी इक्वल टू, तो इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में वो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, राइट। खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इवन दो इट इज मल्टीपल करेक्ट आंसर। ओके, तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ओके। मतलब अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेवरल वेक्टर्स है और उनका रिजल्टेंट है वो है एक्स कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर देखो, मैं सीधा एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ऐसे सेवरल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, तो ऑब्वियसली उनका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो उनका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स होगा, ए वाई होगा, सॉरी बी एक्स होगा और सी एक्स होगा। तो ये तीनों का एक रिजल्टेंट है, हम उससे लेते हैं आर एक्स ले लेते हैं, ओके। वैसे ही वाई के अलॉन्ग भी होगा, ए वाई, बी वाई और सी वाई, ये होंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग उनके कंपोनेंट और ये होंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमें दिया गया है कि जो एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट है आर एक्स, ओके। तो वो सेवरल, मतलब क्या, हम सेवरल की जगह 3 यहाँ पे मिनिमम वेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। वो दिया गया कि वो इक्वल होगा, पहले ही ऑप्शन में दिया गया इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि देखो ये ए एक्स है, ये ए वाई है, इन सबको मिला के ही आर एक्स बनेगा। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे सेम ही डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि जब वो सारे कंपोनेंट्स वेक्टर वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आने वाला है। तो जितना ए एक्स होगा, बी एक्स होगा और सी एक्स होगा, उसके इक्वल ही होगा अपना आर एक्स, राइट। तो ऑप्शन तो करेक्ट है, राइट। अब दिया गया कि मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। तो बोला गया कि ये जो वेक्टर है ए बी और सी, ये तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे आर एक्स कम होगा। ऑब्वियसली कम हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि इनका एंगल देखा जाए यहाँ पे तो कंप्लीटली एक्स के अलोंग नहीं है इस कंडीशन में। तो जब उन कंप्लीटली अलोंग नहीं होंगे तो उनका ए वाई कॉम्पोनेंट भी कुछ होगा, बी वाई कॉम्पोनेंट भी होगा और सी वाई कॉम्पोनेंट भी कुछ होगा। तो क्या है कि जो ए बी और सी का जो मैग्नीट्यूड होगा कंप्लीटली वो आर एक्स से कम ही होगा, हो भी सकता है। क्यों, क्योंकि जब वो अलोंग नहीं हो उस कंडीशन में वो स्मॉल हो सकता है, राइट। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्या बोला है कि आर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी और सी इनसे ज्यादा होगा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब वो ए एक्स के अलोंग होंगे। लेकिन जब एक्स के अलोंग होंगे तब भी, अब एक चीज देखो कि अगर मेन वेक्टर ही 3 मैग्नीट्यूड का है तो उसका एक्स कंपोनेंट 4 हो सकता है क्या, वो किसी भी कंडीशन में 4 तो हो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब एक वेक्टर ले लेते हैं तो उसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कब होगा, जब वो एक्स के अलोंग होगा, तब उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और मिनिमम होगा जब वो कंप्लीटली वाई के अलोंग हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में बोला गया था कि किसी कंडीशन में मे बी हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि कंपोनेंट की वैल्यू
जो मेन वेक्टर है उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, राइट। दिया गया है कि मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो कंप्लीटली तीनों ए बी सी वो तीनों के तीनों x के अलावा हो, तब rx की वैल्यू इन तीनों के रिजल्टेंट के वैल्यू के इक्वल हो सकती है जब वो कंप्लीटली x के अलावा हो। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। तो अभी देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी में भी पूछा गया है। तो देखो बेसिकली कि ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अभी इस केस में देखो कि ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, बी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला। चेंज अगर कुछ होगा तो वो होगा थीटा, और जैसे ही चेंज होगा थीटा वैसे ही चेंज होगी वैल्यू कॉस थीटा की। तो अब देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में भी दिया गया है कि ऑलवेज तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है क्या, ऐसा पूछा है। तो हम बेसिकली पहले से हम एक एनालाइज करके रखते हैं। अब देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और बीच में कभी होती है 0। तो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 तब एंगल होगा 90 डिग्री, ओके। और जब 0 एंगल होगा तब होगी उसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होगी 0, राइट। तो वैसे ही माइनस कब होगा, जब 180 डिग्री पे होगा तब वो माइनस होगा। अब एक चीज देखो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रेटर देन ए इंटू बी। तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा अर्थमेटिक प्रोडक्ट मतलब क्या कि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 होता है और 4 होता है, मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन 12, इस तरह से। तो ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली होगी 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तब a इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन। तो ये केस तो पॉसिबल है जब उनमें का एंगल होगा 90 डिग्री, राइट, लेस देन ए इंटू बी। ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब देखो जब उसका एंगल 0 और 90 डिग्री से कम होगा, राइट, तो तब वो वैल्यू लेस देन ए इंटू बी हो सकती है, राइट। यहाँ पे देखो बेसिकली कॉस साइन थीटा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली चेंज होती जा रही है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो ये भी हो सकता है। इक्वल हो सकता है क्या, तो इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, सॉरी, इक्वल टू 0 ऑब्वियसली हो सकता है जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस, तब साइन थीटा की वैल्यू होगी 0, और साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन ए इंटू बी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 से ऊपर उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, मतलब 1.1 और 1.2 ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है किसी भी कंडीशन में 90 डिग्री से, ओके। तो इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होगा उनके जो वेक्टर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स में का, वो ग्रेटर देन ए इंटू बी कभी भी नहीं होगा। इक्वल टू ए भी हो सकता है जब एंगल हो 90 डिग्री, लेस देन ए इंटू बी भी हो सकता है जब 90 से कम हो, उस कंडीशन में इक्वल टू 0 भी हो सकता है जब उन दोनों में का एंगल हो 0 डिग्री, लेकिन ग्रेटर देन ए इंटू बी कभी भी नहीं हो सकता।
तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए। थैंक यू सो मच।